हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। आपका पीपीवी के एमसीक्यूज पावर डोज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमारा एक सीरीज चल रहा है दोस्तों। डेली हम लोग एक यूनिट एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं पीपीवी का। हमने अभी तक 5 से सेशन में 5 एमसीक्यू सेशन कवर किए हैं। केवल एमसीक्यूज ही नहीं, केस स्टडीज, टेबल्स, टैबुलर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी प्रकार से क्वेश्चन के आपके सामने में अवगत कराता हूँ। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि कंप्लीट यूनिट को कवर करता है। तो दोस्तों, आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज जाकर चेक कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है यूनिट नंबर 6 ऑफ पीपीवी, जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन एंड देन कैश। तो इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो एक सीटीएस के रिगार्डिंग सवाल है। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि देखिए, एक हाई वैल्यू कस्टमर है मिस्टर शर्मा, जो कि चेक डिपॉजिट करते हैं 5 लाख का अपने मुंबई ब्रांच एएनबी बैंक है इनमें। चेक को ड्रॉ किया गया था बैंक जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, बाकी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। सवाल ये कर रहा है कि बताओ सीटीएस के अंदर एट विच पॉइंट इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक स्टॉप्ड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रंकेशन। यानी ट्रंकेशन के कंसेप्ट के अनुसार सीटीएस के अंदर चेक का फिजिकल मूवमेंट कहां पे स्टॉप हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि आफ्टर इट रीचेज द क्लियरिंग हाउस। बी दे रखा है कि बाय द पेइंग बैंक ब्रांच आफ्टर वेरीफाइंग द सिग्नेचर। सी दे रखा है बाय प्रेजेंटिंग बैंक एंड रूट टू द पेइंग। दोस्तों, चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलते हैं सीटीएस को। तो पहले क्या होता था कि अगर मुंबई ब्रांच में चेक डिपॉजिट हुआ और मान लीजिए कि आपने चेक को डिपॉजिट किया कहां पे, मुंबई के ब्रांच में, ठीक है, और वो चेक जो है मान लीजिए दिल्ली ब्रांच पर ड्रॉन है, तो क्या होता था कि फिजिकली चेक फ्लाइट से दिल्ली भेजना पड़ता था। समझे, चेक को आपको फिजिकली फ्लाइट से भेजना पड़ता था, ये दिक्कत था। तो आपने ड्रॉ किया मुंबई ब्रांच में और इसको दिल्ली ब्रांच में ड्रॉ ये बनाएगा तो आपको फिजिकली भेजना पड़ता है। लेकिन अब सीटीएस में क्या होता है कि मुंबई ब्रांच जो है चेक को क्या करता है, स्कैन करता है। ये चेक को स्कैन किया, ठीक है, और हाई क्वालिटी इमेज और एमआईसीआर डेटा को कैप्चर करता है। तो स्कैन करने के बाद क्या किया कि जो एमआईसीआर डेटा होता है वो कैप्चर करेगा, प्लस इमेज कैप्चर करेगा, और फिजिकल चेक यहाँ पे ट्रंकेट हो जाता है। अब आप बोलेगा कि ये ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। जो हमारा फिजिकल चेक है, जो चेक हमें मिला है, वो क्या हो जाता है, ट्रंकेट हो जाता है। तो ट्रंकेट का मतलब होता है दोस्तों कि सिर्फ इसका फिजिकल मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है, नो फिजिकल मूवमेंट, नो मूवमेंट, यही होता है ट्रंकेशन। समझे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है इसका हम जो लिया है ये हम दिल्ली ब्रांच में भेज देते हैं। ठीक है, दिल्ली ब्रांच इमेज वेरीफाई करके पेमेंट ऑथराइज कर देता है, वेरीफाई करेगा और पेमेंट को ऑथराइज करेगा। तो ट्रंकेशन का मतलब यही होता है दोस्तों कि फिजिकल चेक को फ्लो रोकना प्रेजेंटिंग बैंक पर। मतलब कि आपने क्या किया कि फिजिकल चेक का फ्लो जो है प्रेजेंटिंग बैंक पे रोक दिया, जो बैंक प्रेजेंट कर रहा है। तो जरा ऑप्शन को देखिए, तो इसको ऐसे याद रखिए, एक तरीका मैं बताता हूं आपको याद रखने का। सीटीएस में टी को याद रखिए ट्रंकेशन, और टी को याद रखिए टर्न बैक। टी को याद रखिए टर्न बैक फिजिकल चेक। एक तरीका मैं बता रहा हूं याद रखने का कि फिजिकल चेक को वापस लौटा दो, यानी फिजिकल चेक का सफर यहीं खत्म, इमेज से सफर शुरू। फिजिकल चेक का सफर खत्म, सफर किससे शुरू जी दोस्तों, इमेज से सफर शुरू। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि देखो सीटीएस में फिजिकल चेक ट्रेवल नहीं करता, केवल इमेज जाता है। ट्रंकेशन होता है प्रेजेंटिंग बैंक पे, ना ही क्लियरिंग हाउस पे, ना ही पेइंग बैंक पे। इससे सबसे फास्टेस्ट क्लियरिंग होती है, 24 घंटा के अंदर पेमेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन कर रहा है आफ्टर इट रीचेज द क्लियरिंग हाउस। नहीं, क्लियरिंग हाउस में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाय द पेइंग बैंक आफ्टर द वेरीफाइंग द सिग्नेचर। नहीं, पेइंग बैंक तक भी नहीं पहुंचना है। यस, बाय द प्रेजेंटिंग बैंक एंड रूट टू द पेइंग बैंक। तो फिजिकल मूवमेंट चेक का रुक जाता है, प्रेजेंटिंग बैंक से पेइंग बैंक तक कोई चेक नहीं जाता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, यही चीज होता है ट्रंकेशन का सिंपल मतलब। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्लियर करना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हम देखेंगे कि आउट स्टेशन चेक का टेंशन खत्म हो गया है। कैसे सीटीएस ने वेटिंग डे को कम किया है, आइए इसको अप्रिशिएट कीजिए आप इस क्वेश्चन के माध्यम से। मिस्टर अर्जुन है, वो बिजनेसमैन है पुणे में, उनको एक चेक मिला 10 लाख का, अहमदाबाद का क्लाइंट है। दोनों सिटीज जो है वेस्टर्न सीटीएस ग्रिड में फॉल करता है। ठीक है, तो ओल्डर एमआईसीआर सिस्टम में क्या था, इसको माना जाता था आउट स्टेशन चेक माना जाता था, और आपको फिजिकल कोरियर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। अब क्या हुआ है, तो आप देखिए सवाल ये कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीटीएस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रंकेशन प्रोसेस इज ट्रू। मतलब सेम चीज पे क्वेश्चन है। सीटीएस के अंदर क्या कर रहा है कि कौन सा कथन जो है ट्रंकेशन के रिगार्डिंग सही है। तो हु हैज द अथॉरिटी टू ट्रंकेट द चेक एंड व्हाट हैपन आफ्टर ट्रंकेशन। मतलब कौन ट्रंकेट करेगा और ट्रंकेशन के बाद क्या होगा, ये सवाल है। तो ऑप्शन ही कह रहा है कि द ड्रॉअर ऑफ द चेक कैन ट्रंकेट द इंस्ट्रूमेंट।
बाय ईमेलिंग द फोटो टू द बैंक। फिर कह रहा है कि केवल फिजिकल चेक पेइंग बैंक को दिया जाएगा और इमेज जो है कैप्चर किया जाएगा फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। फिर तीसरा कह रहा है कि जो बैंक इन्वॉल्व है या जो क्लियरिंग हाउस है ये ट्रंकेट करेंगे चेक को। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर को हर ट्रंकेटेड इमेज में ऐड किया जाएगा बाय लॉ, ये ऑप्शनल नहीं है। दोस्तों सीटीएस का फुल फॉर्म तो जानते ही आप, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पहले अगर पुणे से अहमदाबाद चेक आता था तो फिजिकल चेक कुरियर से जाता था, बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। अब सीटीएस में क्या होता है, अर्जुन पुणे में चेक डिपॉजिट करता है, सिटी बैंक जो पुणे की है, देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, ये है अर्जुन, ठीक है, ये गया सिटी बैंक के पास, किसके पास, सिटी बैंक पुणे के पास, ठीक है, अपना चेक डिपॉजिट किया, ठीक है। तो सिटी बैंक पुणे ये कैसा बैंक है दोस्तों, इसी को वो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिंग बैंक। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट्स प्रेजेंटिंग बैंक। ये प्रेजेंटिंग बैंक है, ये क्या करेगा, चेक को स्कैन करेगा, ठीक है, स्कैन करेगा और इमेज बनाएगा, हाई क्वालिटी इमेज बनाता है, MICR डेटा भी कैप्चर करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सिर्फ बैंक ट्रंकेट कर सकता है, कस्टमर ट्रंकेट नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए को जरा देखिए आप, तो प्लीज आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, लिखा है कि कस्टमर ड्रॉर ट्रंकेट करेगा। अरे ड्रॉर कैसे ट्रंकेट करेगा, ठीक है, एक्चुअली अर्जुन फोटो भेज के प्रोसेस स्टार्ट कर नहीं कर सकता, राइट, ये ट्रंकेशन काम बैंक करती है। जब इमेज बन जाता है तो वो लीगली पेपर चेक को रिप्लेस कर देता है। ये जो इमेज है ना, ये पेपर चेक को रिप्लेस कर देता है। फिजिकल चेक पुणे में ही सिक्योर कस्टडी में रखा जाता है। इमेज और MICR डेटा क्लियरिंग हाउस को जाता है, ठीक है। तो ये जो इमेज और MICR डेटा ये कहाँ जाता है, क्लियरिंग हाउस को जाएगा, समझे। और फिर डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शनल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि जो ट्रंकेशन का काम है वो कौन करती है, प्रेजेंटेशन बैंक करती है। बी नंबर करेक्ट है। द फिजिकल चेक मस्ट बी सेंड टू द पेइंग बैंक आफ्टर द इमेज कैप्चर फॉर फाइनल वेरिफिकेशन, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी गलत है, ठीक है। सी में क्या लिखा है कि आपका केवल बैंक या क्लियरिंग हाउस की अथॉरिटी या ट्रंकेट, नहीं, केवल प्रेजेंटिंग बैंक ही ट्रंकेट करेगी चेक को, प्लीज याद रखेंगे। प्रेजेंटिंग बैंक करेंगे। चलिए अगला सवाल है, हाउ डज द ग्रिड सिस्टम इन द CTS स्पेसिफिकली बेनिफिट। सवाल ये कर रहा है कि अच्छा ये तो क्वेश्चन हमने ट्रंकेशन का देख लिया ना, केवल बैंक इन्वॉल्व क्लियरिंग हाउस हैव द अथॉरिटी टू ट्रंकेट अ चेक। नहीं, ज्यादा इसमें देखिए, ज्यादा करेक्ट बात करें ना, सी ज्यादा सही है। केवल जो बैंक इन्वॉल्व है या क्लियरिंग हाउस के पास भी पावर है, ठीक है। तो देखिए यह एक मिथ क्लियर करता है कि डिजिटल सिग्नेचर हर इमेज पे पर लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। यहाँ जो लिखा है ना, डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी एडेड, ये ऑप्शनल चीज है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये सिक्योरिटी के लिए ऑप्शनल है, दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सवाल ग्रिड पे आते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि JIV के लिए हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम का बैच नंबर 2 आज यानी कि 12 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस पार्टिकुलर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डेली बेसिस पे PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट, क्विजेस मिलेंगे। एक तरह से आपका कहते हैं ना कि एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होगा। डेली आप 1 से 2 घंटा समय देंगे, आप जो कंटेंट आपको दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। लाइव सेशन 3 होगा, पर वीक लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं, इसमें MCQs हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन होता है और दोस्तों आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आप यदि सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं JIV के लिए, जो कि अभी की IAVF एग्जाम डिमांड करती है, तो आज के आज एनरोल करें हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर विशेष जानकारी के लिए। चलिए वापस लौटते हैं क्वेश्चन पे। सवाल है ग्रिड सिस्टम के बारे में। दोस्तों आउट स्टेशन चेक का एक्स्ट्रा चार्ज, CTS ग्रिड सिस्टम ने उसका फुल स्टॉप लगा दिया। आइए देखते हैं। सवाल ये कर रहा है कि ग्रिड सिस्टम जो है CTS में वो कैसे बैंक को बेनिफिट करता है रिगार्डिंग द, बैंक के कस्टमर को बेनिफिट करता है रिगार्डिंग द कॉस्ट। आइए देखते हैं। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 10% इंटरेस्ट बोनस ऑन क्लियर चेक। बी कह रहा है एलिमिनेट आउट स्टेशन चेक कलेक्शन चार्जेस विद इन द सेम CTS ग्रिड। सी कह रहा है अवॉइड पेइंग एनी टैक्स ऑन द चेक क्लियर्ड अमाउंट। डी कह रहा है फ्री इंश्योरेंस फॉर फिजिकल चेक। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। आइए पहले समझते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये ग्रिड सिस्टम होता क्या है। देखिए कोई भी कंसेप्ट है, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। CTS में क्या होता है दोस्तों, CTS में जो चेक होते हैं ना, चेक को हमने ग्रिड में डिवाइड किया है। जैसे कि आपने वेस्टर्न ग्रिड का नाम सुना होगा, जैसे कि आपने सेंट्रल साउदर्न ग्रिड का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो चेक को ग्रिड में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली अगर पुणे से अहमदाबाद चेक होता तो आउट स्टेशन माना जाता और एक्स्ट्रा कलेक्शन चार्ज लगता था, प्लस 5 से 7 दिन का वेट करना पड़ता था। अब क्या हुआ है, ये तो पहला आउट स्टेशन चेक की बात होगी, पहले का समय है, इसको बोलते थे आउट स्टेशन चेक, ठीक है। 5 से 7 दिन का समय लगता था और प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते थे।
अब सीटीएस ग्रिड का जो सिस्टम आया है, इसके अंदर क्या हुआ है कि अगर दोनों सिटीज सेम ग्रिड में है, सेम ग्रिड, यदि मान लीजिए कि बोथ सिटीज जो है, यदि दोनों सिटीज सेम ग्रिड में है, तो आउट स्टेशन चेक चार्ज 0 हो जाएगा। समझे, नो आउट स्टेशन चेक चार्ज, कोई आउट स्टेशन चेक का चार्ज नहीं लगेगा, नो आउट स्टेशन चेक चार्ज। मतलब पुणे और अहमदाबाद दोनों वेस्टर्न ग्रिड में है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और क्लियरिंग फास्ट होगी। यही तो फायदा हुआ है ग्रिड सिस्टम का। इसका सही जवाब क्या होगा? इट प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट बोनस, गलत। इट एलिमिनेट आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, यस। मतलब कि सेम ग्रिड के अंदर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो इसको मैं एक तरीका से आपको याद दिला देता हूं, जस्ट रिमेंबर, जी फॉर क्या होता है? जी फॉर होता है ग्रिड और जी फॉर होता है गुड बाय चार्ज। ऐसे याद रखिए, जी फॉर होता है गुड बाय चार्ज। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि सेम ग्रिड, यदि ग्रिड सेम रहे तो नो आउट स्टेशन चार्ज, सेम ग्रिड में कोई आउट स्टेशन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हमने क्या सीखा अभी के डिस्कशन से कि देखो दोस्तों, सीटीएस ग्रिड सिस्टम सिटीज को ग्रुप करता है, सेम ग्रिड में कोई आउट स्टेशन चार्ज नहीं लगेगा, क्लियरिंग फास्ट होती है, कॉस्ट कम होती है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। फ्रॉडस्टर ने चेक का नाम बदल दिया। अब आइए देखते हैं। सवाल ये कर रहा है कि देखिए, मिस्टर वर्मा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेनिथ इंटरप्राइज के। इन्होंने 6 लाख का चेक दिया एक नए वेंडर को जो कि नाम है मेसर्स क्वालिटी सप्लाई। कब दिया? 12 अक्टूबर 2023 को। 2 दिन बाद क्या हुआ कि वेंडर ने चेक अपने बैंक में डाला, लेकिन एक फ्रॉडस्टर ने क्या किया, चेक को इंटरसेप्ट कर दिया और बेनिफिशियरी का नेम को चेंज करना चाहा, अलग एंटिटी को। तो जीटीबी जो ड्रॉइंग बैंक थी, इसने इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक का रिसीव किया ग्रिड के माध्यम से। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इमेज के डेटा को कंपेयर किया डिटेल के साथ, जो कि मिस्टर वर्मा ने एप्स के माध्यम से सबमिट किया। तो एक डिस्क्रिपेंसी इनको पाया गया। अब सवाल ये कर रहा है कि अंडर आरबीआई गाइडलाइन फॉर पीपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड एंड मैंडेट इज करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं पीपीएस। तो आरबीआई गाइडलाइन जो है पीपीएस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट थ्रेशोल्ड और के रिगार्डिंग मैंडेट सही है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि पीपीएस मैंडेटरी फॉर चेक 10,000 से एंड अबव। बी कर रहा है फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर 50,000 रुपीज प्लस चेक कस्टमर डिस्क्रिप्शन एट दिस लेवल। सी कर रहा है एनपीसीआई का कोई रोल नहीं, एनपीसीआई नो रोल इन द पीपीएस। डी कर रहा है कि पीपीएस फॉलो न करने पर भी सीटीएस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फुल कवर देता है। चेक दैट डू नॉट फॉलो पीपीएस इंस्ट्रक्शन और स्टिल फुल्ली कवर अंडर द सीटीएस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्या लगता है कौन सा कथन सही है दोस्तों? आइए समझते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो हमारा पीपीएस है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव पे सिस्टम, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पीपीएस, इट इज अ सिक्योरिटी फ्यूचर। पीपीएस क्या है? पीपीएस एक सिक्योरिटी फीचर है, राइट, जो चेक फ्रॉड को रोकता है। इट स्टॉप द चेक फ्रॉड, राइट। कस्टमर चेक डिटेल, जैसे कि आपका अमाउंट कितना है, ठीक है, जैसे डेट क्या है, जैसे पेई नेम क्या है, ठीक है, ये कस्टमर डिटेल चेक करता है। कस्टमर चेक का डिटेल बैंक को ऐप या नेट बैंकिंग से सबमिट करता है। ये ना होता है जी, कस्टमर चेक का जो डिटेल है वो बैंक के ऐप के माध्यम से या नेट बैंकिंग से सबमिट करता है कि देखो ये मेरा डिटेल है। जब क्लियरिंग चेक के लिए आता है, ठीक है, जब क्या होता है कि चेक क्लियरिंग के लिए जाता है, समझे, तो क्या होता है, सिस्टम डिटेल मैच करेगा, सिस्टम विल मैच डिटेल, समझे, सिस्टम डिटेल मैच करेगा। यदि मिसमैच आता है, जैसे पेई नेम, पेई का नाम बदल गया, तो चेक क्या हो जाता है, फ्लैग हो जाता है। इफ देयर इज एनी मिसमैच, चेक विल गेट फ्लैग, समझे। तो रूल के हिसाब से देखिए, पीपीएस का जो फैसिलिटी है, रूल ये आरबीआई की रूल ये कहती है कि 50,000 रुपया के ऊपर का जितना भी चेक है उसके लिए पीपीएस होना ही चाहिए, पहली बात। पर कस्टमर यूज करना चाहे या ना चाहे, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, बैंक को ऑप्शन है कि 5 लाख के लिए चेक को तो मैंडेटरी करना ही है। और दोस्तों यदि एनपीसीआई की बात कर लें तो एनपीसीआई का तो रूल है ही, क्योंकि दोस्तों पीपीएस का जो है सीटीएस के साथ इंटीग्रेट एनपीसीआई करता है, पीपीएस को सीटीएस के साथ इंटीग्रेट एनपीसीआई करता है। और दोस्तों एक और बात याद रखेंगे, सिर्फ पीपीएस कॉम्प्लाइंट चेक ही सीटीएस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कवर होता है, समझे। तो पीपीएस कॉम्प्लाइंट चेक होना बहुत जरूरी है सीटीएस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को कवर करने के। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दिस फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल द अकाउंट होल्डर फॉर चेक ऑफ 50,000 रुपीज एंड अबव, बट इट यूजेज एट द कस्टमर डिस्क्रिप्शन एट दिस लेवल। बाकी गलत है, मैंडेटरी नहीं है, एनपीसीआई का रूल बिल्कुल है। और चेक जो पीपीएस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगी तो उसको कवर नहीं मिलेगा, सीटीएस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर कवर नहीं मिलेगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, इसको ऐसे मैं तरीका बताता हूं आपको याद रखने का। पॉजिटिव पे सिस्टम होता है ना पीपीएस, ठीक है, तो पी को याद रखिए,
पी को याद रखिए, इट प्रोटेक्ट द बिग पेमेंट। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर के चेक के लिए अवेलेबल होता है, और 5 लाख के ऊपर के लिए तो बैंक इन्हें मैंडेटरी कर सकता है। एनपीसीआई बिल्कुल इन्वॉल्व होता है इस पार्टिकुलर केस में, प्लीज इसको याद कर लेंगे। एनपीसीआई इज इन्वॉल्व इन दिस पार्टिकुलर केस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मिसेज अंजलि के बारे में। क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मिसेज अंजलि। So the question is all about, you know, that she is a small business owner deposit a local check of 20,000 rupees into her saving bank account। ठीक है, तो क्या हुआ कि मिसेज अंजलि ने 20,000 का लोकल चेक मंडे को डिपॉजिट किया। की पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 20,000 का चेक डिपॉजिट किया सेविंग बैंक अकाउंट में मंडे को, और बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्यूसडे तक पैसा अकाउंट में आ जाना चाहिए था, पर ब्रांच की गलती से फ्राइडे को प्रोसेस हुआ। ठीक है ना, ट्यूसडे इवनिंग तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ब्रांच के कारण गलती हुआ तो चेक जो है फ्राइडे को प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो मतलब 3 दिन का डिले हो गया। पासबुक में एंट्री आई इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन फॉर डिले। क्या आया? इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन फॉर डिले। अब सवाल है कि बैंक को क्या करना चाहिए जब लोकल चेक रियलाइजेशन डिले हो। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड प्रिंसिपल ऑफ द सीसीपी चेक कलेक्शन पॉलिसी, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर अ बैंक टू फॉलो इफ अ लोकल चेक रियलाइजेशन इज डिलेड बियॉन्ड द बैंक ऑन सेट स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए कर रहा है कि इंटरेस्ट सिर्फ तब मिले जब कस्टमर रिटर्न क्लेम करे। बैंक मस्ट पे इंटरेस्ट ओनली इफ कस्टमर फाइल अ फॉर्मल रिटर्न क्लेम। बी कर रहा है कि इंटरेस्ट सेविंग बैंक रेट पे ऑटोमेटिकली मिले अगर कोई रेट स्पेसिफाई नहीं है। बैंक मस्ट पे इंटरेस्ट एट द सेविंग रेट ऑटोमेटिकली इफ नो रेट इज स्पेसिफाइड। सी कर रहा है कि इंटरेस्ट सिर्फ तब मिले जब डिले 7 वर्किंग डे से ज्यादा हो, और डी कर रहा है इंटरेस्ट एफडी रेट पे मिले। क्या लगता है दोस्तों? चलिए पहले समझते हैं। सबसे सिंपल भाषा में समझिए क्या हो रहा है कि बैंक ने प्रॉमिस किया था कि देखो ट्यूसडे तक पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ट्यूसडे का प्रॉमिस दिया था, लेकिन क्या हुआ कि फ्राइडे को हुआ ये काम। ठीक है, कस्टमर को क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर को क्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं है। बैंक खुद से इंटरेस्ट कॉम्पेंसेट करेगा, बैंक विल कॉम्पेंसेट फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर पॉलिसी में कोई स्पेशल रेट नहीं लिखा है तो जो सेविंग बैंक रेट है वही लगेगा। ये रूल कस्टमर फ्रेंडली है ताकि छोटे डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ट्रिक याद हुआ ना, यदि डिले हुआ तो सेविंग बैंक रेट लगेगा। तो सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द बैंक मस्ट पे इंटरेस्ट एट द सेविंग रेट ऑटोमेटिकली इफ नो रेट इज स्पेसिफाइड। बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि लोकल चेक डिले होता है तो बैंक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पे करेगा, कस्टमर से कोई क्लेम नहीं चाहिए, और जो रेट होगा वो सेविंग बैंक का रेट होगा। कस्टमर प्रोटेक्शन हमारा की प्रिंसिपल है। हमारा जो की प्रिंसिपल है वो क्या है? कस्टमर प्रोटेक्शन। कस्टमर प्रोटेक्शन इज द की प्रिंसिपल। ठीक है, प्लीज को याद कर लेंगे। आइए अगले सवाल देखते हैं। ये हमारा कस्टमर जो कंपेंसेशन पॉलिसी है ना सीसीपी, उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि मिसेस राधा ने, इनके पास एक करंट अकाउंट है एपेक्स कॉमर्शियल बैंक एसीबी के साथ। तो कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने 1,20,000 का अकाउंट पे ही चेक रिसीव किया और अपने सप्लायर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करने के लिए इंडोर्स कर दिया। तो इन्होंने अकाउंट पे ही चेक लिया 1,20,000 का एक क्लाइंट से उनके फेवर में, और इन्होंने अपने एक सप्लायर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करने के लिए इंडोर्स कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर सुरेश एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने, दूसरी तरफ एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने चेक कलेक्शन के लिए स्पॉन्सर बैंक को दिया। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा है ना सब मेंबर सिनेरियो। ये दूसरा सिनेरियो है कि स्मॉल रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कलेक्ट अ सिमिलर चेक फॉर वन ऑफ इट्स मेंबर। और दोस्तों क्या किया इन्होंने चेक कलेक्शन के लिए स्पॉन्सर बैंक को दिया। ठीक है, तो दो केस है यहाँ पे। तो इन्होंने एक अकाउंट पे ही चेक 1,20,000 का एक क्लाइंट से लिया अपने फेवर में, और इनका सप्लायर है मिस्टर सुरेश, और चेक के पीछे में उसे इंडोर्स कर दिया मिस्टर राधा ने, किसे? सुरेश को। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हुआ कि स्मॉल रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने एक सिमिलर चेक लिया अपने मेंबर के लिए, क्योंकि सोसाइटी डायरेक्ट मेंबर नहीं है क्लियरिंग हाउस का, तो चेक को स्पॉन्सर मेंबर को भेजा। ठीक है, तो यही सब बात है। आप देखिए सवाल ये कर रहा है कि अंडर सेक्शन नंबर 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ कलेक्टिंग बैंक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक प्रोवाइडेड। यानी दोस्तों सेक्शन 131 के हिसाब से कलेक्टिंग बैंकों को प्रोटेक्शन मिलता है। ऑप्शन दे रखा है कि जब बैंकर ने चेक कलेक्ट किया हो किसी नॉन रेगुलर कस्टमर के लिए। बी कर रहा है जब बैंकर ने गुड फेथ में और बिना नेग्लिजेंस का पेमेंट रिसीव किया हो।
जब सी कह रहा है कि जब बैंकर ने अमाउंट थर्ड पार्टी अकाउंट में क्रेडिट किया हो एसएमएस इंस्ट्रक्शन पे, और डी कह रहा है कि जब बैंकर ने फंड 24 घंटे में रियलाइज कर लिया। क्या लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी और डी? आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए कि देखिए बैंक को ना इम्यूनिटी मिलती है। बैंक को क्या मिलती है? बैंक को इम्यूनिटी मिलती है किस चीज का? सिर्फ तब जब वो अपने कस्टमर के लिए चेक कलेक्ट करे। बैंक को इम्यूनिटी मिलती है जब वो कस्टमर के लिए चेक को कलेक्ट करे, ठीक है। लेकिन यही है कि गुड फेथ में कलेक्ट करे। इट शुड बी कलेक्टेड इन द गुड फेथ, प्लस कोई नेग्लिजेंस ना हो, तभी बैंक को इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब अगर बैंक केयरलेस है, रूल फॉलो नहीं करता है, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यही तो है सेक्शन नंबर 131, और इसमें हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बैंक हैज एक्टेड इन द गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस इन रिसीविंग द पेमेंट, राइट। तो यही इम्यूनिटी का बेस्ट रीजन है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जो एक और क्वेश्चन है इसी पार्ट का, क्या कर रहा है कि मिस्टर जो मिसेस राधा ने के पास एक अकाउंट पे ही चेक है, पर वो चाहती है कि पैसा डायरेक्टली सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, जो कि मिस्टर सुरेश है। सवाल है आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से बैंक को क्या करना चाहिए? वो चाहती है कि चेक तो उसके फेवर में है, लेकिन वो चाहती है कि वो डायरेक्टली पैसा जो है ना थर्ड पार्टी में चला जाए। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंक थर्ड पार्टी को क्रेडिट करे और 1% कन्वीनियंस फी ले। बी कर रहा है कि बैंक पेई के रिटर्न इंस्ट्रक्शन फॉलो करे ताकि कस्टमर रिलेशन स्ट्रांग रहे। सी कर रहा है बैंक को पेई को बोले कि फ्रेश चेक ले आ, ड्रॉर से मैंडेट विड्रॉ करवाए। और डी कर रहा है कि बैंक चेक फ्रीज करे और पेई को एफआईयू को रिपोर्ट करे। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए, अकाउंट पेई चेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट पेई चेक? अकाउंट पेई चेक का मतलब है कि पैसा सिर्फ उसी पर्सन के अकाउंट में जाना चाहिए जिसका नाम चेक पर है, ठीक है। तो जिसका नाम चेक पर है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये ना होता है अकाउंट पेई चेक। आरबीआई का रूल स्ट्रिक्ट है, बैंक इस मैंडेट को तोड़ नहीं सकता, राइट। बैंक कैन नॉट ब्रेक दिस मैंडेट, बैंक कैन नॉट ब्रेक दिस मैंडेट, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर पेई चाहता है कि पैसा किसी और को मिले तो एक ही सॉल्यूशन है, इफ द पेई वांट दैट अमाउंट शुड गो टू अदर, सॉल्यूशन क्या है? ड्रॉर से नया चेक बनवाए या एग्जिस्टिंग मैंडेट विड्रॉ करवाए। बैंक डायरेक्टली थर्ड पार्टी क्रेडिट नहीं कर सकता। तो अकाउंट पे में कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। मतलब अगर नाम लिखा है तो पैसा वही जाएगा, अगर चेंज चाहिए तो फ्रेश चेक या मैंडेट विड्रॉल कंपलसरी है, ठीक है। सही जवाब है बी नंबर। तो प्लीज याद रखेंगे अकाउंट पे ही चेक, सी नंबर,